So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very important chapter from examinations point of view, that is anatomy of flowering plants. हम लोग ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर चुके हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो जब भी आप किसी फ्लावरिंग प्लांट को यानी जब भी आप किसी एंजियोस्पर्म को देखते हैं तो कुछ चीजें आपको उस प्लांट के अंदर डायरेक्टली दिखाई दे जाती हैं. उन चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसकी स्टेम. तो वो स्टेम एक हर्बेशियस प्लांट की अलग दिखाई देगी, एक झाड़ी यानी श्रब की अलग दिखाई देगी, एज वेल एज एक फुल फ्लेजेड जो ट्री होगा जिसके ऊपर ब्राउन कलर की बार्क होगी वो अलग दिखाई देगी. रूट की अगर आप बात करें, टैप रूट सिस्टम आपका डिफरेंट होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आपका डिफरेंट होता है, एज वेल एज आपका जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. अगर आप किसी प्लांट की लीफ की बात करेंगे तो उनकी फाइलोटेक्सिक अरेंजमेंट यानी कि पत्ते अपोजिट ओरिएंटेशन में है या ऑल्टरनेट ओरिएंटेशन में है या फिर होल्ड ओरिएंटेशन में है, ये भी आप आसानी से देखकर ही बता सकते हो. जो लीफ है उनके ऊपर विनेशन किस प्रकार की है, वो रेटिकुलेट है या पैरेलल है, ये भी आप सिर्फ उसे देख करके बता सकते हो. एज वेल एज जब आप बात करेंगे फ्लावर्स की तो उस फ्लावर के पार्ट्स, उसकी सिमेट्री, ये भी आप उसे देख करके बता सकते हो. इन सारी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कशन कर चुके हैं. नाउ एनाटॉमी को पढ़ने का मेन प्रोटोगेटिव क्या है, क्यों हम एनाटॉमी के बारे में जाने जब मॉर्फोलॉजी से हमें ऑलरेडी इतना सारा डेटा मिल चुका है. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको सिर्फ इंटरनली किसी चीज को समझने पर ही पता लगती हैं. यानी कि आप मुझे देखकर ये तो बता सकते हैं कि मेरे अंदर दो हाथ हैं और दो पैर हैं, लेकिन आप सिर्फ मुझे देखने से ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे हाथ में हड्डियां कितनी हैं और मेरे पैर में हड्डियां कितनी हैं. आप ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे हाथ में मसल्स कितनी हैं और मेरे पैर में मसल्स कितनी हैं. तो ये जो स्टडी है, जब आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हैं, जब आप किसी चीज को एक डीप लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं. तो प्लांट की एनाटॉमी की जब बात होती है तो अब आप स्टेम में सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि वो हर्बेशियस है या फिर वो वुडी है, आप बकायदा ये भी बताएंगे कि इसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस में इस टिपिकल प्रकार के सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर वस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें जाइलम आपका अंदर की साइड है, फ्लोएम आपका बाहर की साइड है. ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं, तब जाके आप सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे. और ये जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन रहती है, इसी पर डिपेंड करता है हर प्लांट के पार्ट का फंक्शन भी. यानी जब आप एनाटॉमी को पढ़ते हैं, जब आपको पता है कि एक प्लांट पार्ट के अंदर सेल इस हिसाब से अरेंज्ड है, तो उसी हिसाब के आपके फंक्शन भी देखने को मिलेंगे. स्टोमेटा अगर आपके बिल्कुल टिप के ऊपर प्रेजेंट है, लीफ के एकदम टॉप पे प्रेजेंट है, अपर लेयर के ऊपर प्रेजेंट है, तभी वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे और तभी वो ज्यादा गैसियस एक्सचेंज कर पाएंगे. कोई सेल की लेयर है जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई सेल की लेयर है जो कि प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, तो वो सेल्स हमेशा मोटे होंगे, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका मोटा होना जरूरी है. अगर कोई सेल्स ऐसे हैं जो कि वाटर के बहने को या फिर वाटर के लॉस को रोक रहे हैं, ट्रांसपिरेशन को कम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको क्यूटिकल की लेयर मिल जाएगी. तो जिस हिसाब की एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट की मॉडिफिकेशन होती है, उसी हिसाब के उसके फंक्शंस भी होते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी. जब आप एक एक सेल की पोजीशन को पता लगा लेते हैं प्लांट के अंदर, जब आप एक एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लेते हैं और उसकी डीप स्टडी कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपको फंक्शन याद करने में फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती. तो आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल. स्टूडेंट्स को पर्सनली ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक द मोस्ट इंटरेक्टिव काइंड ऑफ स्लाइड्स पॉसिबल, जिससे कि आप लोगों को मजा आ जाए और आप इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से रिकैपिचुलेट भी कर पाए प्रॉपर टाइम के अंदर. और एग्जामिनेशन में आप इन्हीं कंसेप्ट को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे फॉर श्योर. तो हर बात को गौर से सुनना और जहां पर नेसेसरी हो, कुछ एसेंशियल बातें अगर आपको लगे तो आप उन्हें एनसीईआरटी में मार्क भी करते हुए चलना. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी. तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. यानी मॉर्फोलॉजी में तो हम बाहर की चीजों की बात कर रहे थे कि पत्ती कैसी दिखाई देती है, उसके ऊपर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या है, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हमें बाहर से देखकर पता लग जाएंगी. लेकिन उसके अंदर सेल्स कौन कौन से हैं, क्या उसके अंदर स्पंजी पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टोमेटा क्या सिर्फ ऊपर वाली साइड में है या नीचे वाली साइड में भी है, ये सारी चीजें हमें बहुत बेहतर तरीके से सिर्फ पत्ती को देखने से समझ में नहीं आएंगी. उसके लिए हमें पत्ती के अंदर घुसना पड़ेगा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को झांकना पड़ेगा. तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्या डिपेंड करती है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी. यानी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट का फंक्शनल एट्रीब्यूट क्या होगा, राइट. तो एनाटॉमी का मतलब यह है, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सेम टर्म का इस्तेमाल होता है. जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी भी
पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आप ग्रेज एनाटॉमी या फिर बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह सर की जो बुक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका एक प्लांट जो है दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सेल्स की अरेंजमेंट जो है दिखाई दे रही है। कुछ सेल्स इस प्रकार के हैं, उसके बाद कुछ सेल्स हैं जो पतले हैं, जो कि एक लेयर बना रहे हैं। ये रेड कलर वाले सेल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक लेयर बना रहे हैं। इसके अंदर आपके और सेल्स हैं जो एक लेयर बना रहे हैं। इसके अंदर आपको और सेल्स दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के और सेल्स दिखाई देंगे, एंड सेंटर पे आपको पिथ दिखाई देगी, पिथ के सेल्स दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं। अब ये सेल कौन कौन से हैं, इनका काम क्या क्या है और इनका नेचर क्या क्या है, राइट। ये सेल कौन कौन से हैं, यानी विच पर्टिकुलर सेल, इन सेल का नेचर क्या क्या है, क्या ये पेरेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस है, कॉलनकाइमेटस है, एज वेल एज इनका फंक्शन क्या है, क्यों प्रेजेंट है ये तीनों चीजें हम लोग एनाटॉमी में बेहतर तरीके से देखेंगे। तो आपको पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, जैसे एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स कौन सी हैं, लेट्स से हाइपोडर्मिस। फिर आपको पता लगेगा उसके नीचे कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, पिथ एंड सो ऑन। ये 6-7 लेयर्स हैं जो कि आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगी। तो इनके बारे में ही हमें पूरे चैप्टर के अंदर बातें करनी है। तो ये इस प्रकार के जो हैवी डायग्राम्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको अगर आप बाकायदा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो वन टाइम एफर्ट है, उसके बाद आपको ये चीजें एकदम मक्खन लगेंगी और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यूज। एनिमल्स में भी हम लोग टिश्यूज की बात करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। इसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी 2 अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। एक तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएंगे, यानी वो पर्टिकुलर टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरे टिश्यूज जो कि डिवाइड होने के बाद बने हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिवीजन किया और कुछ सेल्स बनाए और उन सेल्स ने अपना एक काम ले लिया और वो सेल आपके परमानेंट हो गए, एक पर्टिकुलर काम करने लगे। तो इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है परपेचुएट करने की, इनमें कैपेसिटी है रैपिड डिवीजन की। लेकिन परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं विच डू नॉट डिवाइड एट ऑल, ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते, ये अपना एक पर्टिकुलर काम धंधा करना चालू कर चुके हैं, यानी कि ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं। इन्होंने अपना एक काम जो है वो मस्त तरीके से पकड़ लिया है, ये उस काम से जो है हिलडुल नहीं रहे, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में ये पर्टिकुलर फर्क है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो परमानेंट में देयर आर फर्दर बाइफर्केशंस दैट यू नीड टू सी, कि इसमें भी एक तरीके के सेल्स हो सकते हैं जो कि एक ही जैसे दिखाई देते हैं, विच आर नॉट फॉर्म्ड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिन्हें आप सिंपल टिश्यू बोल देते हैं। एंड काफी सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें डिफरेंट सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, उन्हें आप कंपाउंड टिश्यू बोल देते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल देते हैं या फिर कंजुगेटेड टिश्यूज बोल देते हैं। तो यहां पर हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है इस बात को समझते हैं। मेरिस्टम वर्ड को आप लोग जान चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। जब आपने रूट का एक स्ट्रक्चर देखा था तो उस रूट में सबसे टिप पर क्या चीज प्रेजेंट थी, आपका रूट कैप। ओके, अगर यहां पर हम लोग एक डायग्राम बना लें तो उस डायग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम एक डायग्राम बना ले रूट का, तो इस डायग्राम के अंदर सबसे अपर जो लेयर प्रेजेंट है ये क्या थी, ये आपकी रूट कैप थी, ये आपकी रूट कैप हो जाएगी। इस रूट कैप के बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां था जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहां पर मेरिस्टम के सेल प्रेजेंट थे जो कि डिवाइड कर रहे थे बार बार और फिर ये लंबे हो जा रहे थे। यहां पे जोन ऑफ इलोंगेशन प्रेजेंट था इसके जस्ट ऊपर, राइट। और यहां पर जाकर के मैच्योर हो जा रहे थे, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट था। तो ये आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन था और ये आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन था, राइट, मैचुरेशन था। और इस रीजन ऑफ मैचुरेशन पे क्या लगे हुए थे, मैच्योर होने पर क्या आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर आपके हेयर्स लगे हुए थे जिन्हें हम रूट हेयर्स बोल रहे थे, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। ओके, मिनरल्स का और वाटर का एब्जॉर्प्शन में काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन में अपना रोल अदा करेंगे। इनको आप क्या बोल रहे थे, रूट हेयर्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स थे जो कि आपके प्लांट की प्राइमरी लेंथ बढ़ा रहे थे, जो कि रूट्स को लंबा कर रहे थे। वो रूट इलोंगेशन का काम किसका था, मेरिस्टम का था। तो इसे आप क्या बोल रहे थे, इसे आप बोल रहे थे रूट एपिकल मेरिस्टम। अगर आपको याद है तो मैंने आपको 2 मेरिस्टम्स बताई थी, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, जिन्हें हमने प्राइमरी मेरिस्टम भी बोला था। प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए बोला था क्योंकि इनिशियली जब आपका सीड होता है, प्लांट बनने से पहले एक सीड था, तो वो जो एंजियोस्पर्मिक सीड था ना, जब वो इनिशियली ग्रो करता है तो जो हाइट में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन हाँ, जब प्लांट मोटा होने लगता है, जब उसकी गर्थ बढ़ती है, जब उसकी मोटाई बढ़ती है ना, तो आप उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ।
तो हर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती आपको। काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सिर्फ लंबाई बढ़ती है, मोटाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, वो हर्बेशियस ही रहते हैं हमेशा। लेकिन काफी ऐसे ट्रीज होते हैं, जैसे आपने एक आम का पेड़ देखा होगा, एक जामुन का पेड़ देखा होगा, एक पीपल का पेड़ देखा होगा, वो आपके ब्राउन जो है स्टेम बना लेते हैं और बहुत मोटी मोटी स्टेम्स बना लेते हैं। बरगद का पेड़ भी आपने देखा होगा, वहां पर आपकी लेटरल ग्रोथ भी होती है, वहां पर इनकी चौड़ाई या फिर गर्थ भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टम क्या कर रही थी, रूट की लंबाई बढ़ा रही थी, राइट। तो ये भी क्या है, आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आ रही है। एज वेल एज जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो भी आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ही या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर ही गिना जाए। ओके, तो ये सेल्स क्या करते हैं, इन सेल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहां पर ये आपके पतले सेल्स होते हैं, तो इनकी थिन सेल वॉल होती है। थिन सेल वॉल होगी तभी आपके बार बार डिवाइड कर पाएंगे। अगर सेल वॉल आपकी बहुत ज्यादा मोटी है तो इस सेल को दो टुकड़ों में टूटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है ये काम हो भी ना पाए। दैट्स वाई दिस सेल वॉल नीड्स टू बी थिन, ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल होनी चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, ठीक तरीके से डिवाइड कर पाएगी। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल आपको यहां पर देखने को मिलती है। एज वेल एज यहां पर सेल्यूलोजिक सेल वॉल के साथ साथ, क्योंकि सेल्स बार बार डिवाइड करते रहते हैं तो इनको एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म यहां पर होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कि आपका अच्छा खासा यहां पर प्रोटोप्लाज्म है, अच्छा खासा खाने का मटेरियल है, तो ये मस्त तरीके से बैठ करके डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें पहले से पता थी, तो वी आर गोइंग टू एक्सट्रापोलेट दिस थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स इन द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला, लेट्स टॉक अबाउट दैट। टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपका टिश्यू आता है। हमें पता है कि आपके कुछ एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, एटसेट्रा है, इन सब ने मिलकर के क्या बनाए, इन सब ने मिलकर के आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाए। और इन बायोमोलिक्यूल्स ने आगे चल करके क्या बना लिए, इन बायोमोलिक्यूल्स ने आगे चल करके बना लिए सेल ऑर्गेनेल्स। इन सेल ऑर्गेनेल्स ने आगे चल के आपका एक सेल बनाया और इन डिफरेंट सेल्स ने मिलकर, जो कि ओरिजिन में सेम थे यानी एक जैसे सेल्स थे, एज वेल एज ये फंक्शन भी सेम करते हैं, तभी जाकर ये क्या बनाएंगे, एक कॉमन टिश्यू बना लेंगे, राइट। तो यहां पर इनका ओरिजिन कॉमन होता है एज वेल एज इनका फंक्शन भी कॉमन होता है, ये एक ही फंक्शन आपका शो करते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, अब ये जो टिश्यू है इनमें से जो सेल्स हैं इनके, वो सेल डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं, उस बेसिस पर आपने टिश्यूज को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पहले टिश्यूज है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी ये वो टिश्यू हैं जो कि एक्टिव सेल डिवीजन शो करते हैं, बार बार अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, मस्त तरीके से एक्टिव सेल डिवीजन इन्होंने शो किया। एज वेल एज दूसरे सेल्स हो गए परमानेंट सेल, जो कि डिफरेंशिएटेड हैं, जो कि अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर काम धंधा पकड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं यानी परमानेंट जो सेल्स है, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं, दे डू नॉट डिवाइड एट ऑल, ये कभी भी आपके डिवाइड नहीं कर, तो ये मेरिस्टेमेटिक में काउंट नहीं होता। अब जब आप मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, ओके, ये एक्टिव सेल डिवीजन शो करेंगे एंड यहां पर जो है अच्छी खासी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। एंड प्लांट में हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती, ये बात आपको आज जो है अपने घर की दीवार पर एक और बात लिख लेनी है कि प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है, लेकिन प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं रहता। तो प्लांट में सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ही होते हैं जो कि उसे ग्रो करवा पाते हैं, और इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज को ही आप क्या बोलते हैं, मेरिस्टम बोलते हैं। समझ लीजिए आपकी यहां पर एपिकल मेरिस्टम है, तो ये पार्ट आपका कौन सा पार्ट है, ये पार्ट आपका शूट पार्ट है, सबसे अपर पार्ट है, तो इसे आप क्या बोल देते हैं, सैम बोल देते हैं, जैसे आप शूट एपिकल मेरिस्टम भी कहते हैं। सिमिलरली आप यहां पर अगर रूट देखेंगे तो इस रूट की टिप पर भी जस्ट रूट कैप से पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्ट रूट कैप से पहले आपको रूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप रैम भी बोलते हैं। तो रूट एपिकल मेरिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप रैम भी बोलते हैं। तो अब आपका सैम क्या करेगा, शूट एपिकल मेरिस्टम जो ऊपर का टिप वाला पार्ट है, ये नीचे की साइड आपके सेल्स ऐड करता रहेगा, यानी जैसे जैसे ग्रो करेंगे सेल्स, जैसे जैसे डिवाइड करेंगे, नए सेल्स आपके नीचे की साइड ऐड होते जाएंगे। अब चाहे सेल नीचे ऐड हो या ऊपर, लेंथ तो आपकी बढ़ेगी। तो अगर आपकी टिप पे सेल्स बन रहे हैं तो ये नीचे की साइड ही ऐड होंगे, लेकिन लेंथ तो आपकी बढ़ी ना ओवरऑल स्टेम की, तो स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी।
सिमिलरली अब रूट की टिप पर जो सेल्स थे, रूट एपिकल मेरिस्टम, अब ये रूट एपिकल मेरिस्टम नीचे रूट कैप के ऊपर तो बहुत ज्यादा सेल्स ऐड करेंगे नहीं, ऊपर ही ऐड करेंगे। तो ये जो अपर पार्ट है रूट का, यहां पर ये ऐड करते रहते हैं सेल, लेकिन अल्टीमेटली चीज क्या है कि आपकी रूट की लेंथ बढ़ जाएगी। तो शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम आपकी शूट की और रूट की लेंथ बढ़ाते हैं इनिशियली, जब आप एक सीड को जर्मिनेट कराते हो और प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, जब सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, यानी प्लांट अभी इनिशियली एक बच्चे फेज में है, बचपन में है, तो उस टाइम पे उसकी जो इनिशियल ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ, वो आपका रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम कराते हैं और ये हमेशा जो है सेल ऐड करते रहते हैं। लेकिन आफ्टर मैच्योरिंग, ओके, आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड, ये जो लेटरल मेरिस्टम है, ये लेटरल मेरिस्टम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। लेटरल का मतलब अब ये साइड्स में सेल ऐड करेगी, ऐसे और ऐसे। रूट एपिकल और शूट एपिकल में मैंने कैसे एरो बनाए हैं, ऊपर से नीचे की साइड, नीचे से ऊपर की साइड, यानी ये क्या बढ़ाएंगे, यहां पर ये जो एरो है इसका मतलब ये है लेंथ बढ़ा रहा है, यहां पर ये जो एरो है इसका मतलब क्या है, लेंथ बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पर जो एरो है लेटरल, इसका मतलब क्या है, गर्थ बढ़ा रहा है, अब मोटाई बढ़ा रहा है, गोलाई बढ़ा रहा है। तो ये तने की मोटाई बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टम, इसीलिए आपकी सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। काफी बार आपके कुछ पैचेस छूट जाते हैं, जब आपकी लीफ और ब्रांचेस ग्रो करते हैं, काफी बार बीच में आपके पैचेस छूट जाते हैं, जैसे आप इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। तो ये भी आपको काफी बार कुछ मैच्योर्ड पार्ट्स के बीच में देखने को मिल जाते हैं, जैसे ग्रासेस वगैरह में। तो वहां पर इसीलिए ग्रासेस आपको बार बार ग्रो होती हुई दिखाई दे जाती है। समझ लो कोई ग्रास है, हर्बीवोर आया, शूट एपिकल मेरिस्टम खा करके भाग गया, ऊपर ऊपर की घास ही तो खाएगा ना। लेकिन इंटर कैलरी मेरिस्टम यहां पर भी प्रेजेंट थी, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम दोबारा से ग्रो कर देगी घास को, क्योंकि मेरिस्टम में सेल्स हैं जो कि डिवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से रैपिडली डिवाइड करेंगे, दोबारा से घास वैसी की वैसी हो जाएगी, राइट। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है, इसका नाम इसीलिए इंटर है, ओके, क्योंकि इंटर मतलब बीच बीच में प्रेजेंट रहता है, इंटर का मतलब बीच बीच में प्रेजेंट रहता है, ओके, बीच बीच में प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटर कैलरी। अब आप जब ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे मेरिस्टम की, तो सबसे पहले तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनकी पोजीशन के बेसिस पर आप इन्हें तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टम, एपिकल का मतलब ही क्या है, एपिकल का मतलब टॉप पे प्रेजेंट रहेंगे, टिप पे प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो टिप है, ये कोई भी हो सकती है, या तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम हो सकता है शूट की टिप पे, या फिर रूट एपिकल मेरिस्टम हो सकता है रूट की टिप पे, दोनों ही तो टिप हैं। ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा, ये वाला भी आपका एपिकल है और ये वाला भी आपका एपिकल है। तो यहां पर भी एपिकल लिखा हुआ मिला हमें, यहां पर भी एपिकल लिखा हुआ मिला। दूसरा है आपका इंटर कैलरी, इंटर का मतलब क्या रहता है, इन बिटवीन, यानी बीच बीच में। तो इन बिटवीन आपको ये देखने को मिलेंगे कुछ मैच्योर्ड ऑर्गन्स के बीच में भी आपके स्कैटर्ड वे में पाए जाते हैं, ओके, दे आर द लेफ्ट ओवर टिश्यूज। काफी बार एक लीफ ग्रो कर रही है, पीछे कुछ टिश्यूज रह जाते हैं जो कि आपके इंटर कैलरी मेरिस्टम तैयार कर सकते हैं, तो कुछ आपके डिवीजन वाले सेल्स यहां पर भी रह जाएंगे। देन यहां पर आती है आपकी सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम। मैंने यहां पर पहले ही सेकेंडरी लिख दिया था क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टम मतलब ये लेटरल यानी साइड्स पे प्रेजेंट रहेगा और ये साइड में ही ग्रोथ कराएगा, यानी कि आपकी गर्थ जो है एक पर्टिकुलर प्लांट की बढ़ा देगा। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एपिकल वाले एपेक्स पे प्रेजेंट है, यानी टिप के ऊपर। इंटर कैलरी आपका बीच में प्रेजेंट है, नाम में इंटर आ गया। और सेकेंडरी यानी लेटरल आपका लेटरल साइड में प्रेजेंट है, जो कि लेटरल साइड में ही डिवाइड करेगा और आपके प्लांट की गर्थ बढ़ाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि हर प्लांट का पार्ट डिवीजन के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे कि ये वाला प्लांट पार्ट है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये वाला प्लांट पार्ट है तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ना इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टम, ना इसमें एपिकल मेरिस्टम, ना इसमें लेटरल मेरिस्टम। ये वाला प्लांट तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये वाला प्लांट पार्ट भी कुछ भी नहीं कर रहा है। सो नॉट ऑल प्लांट पार्ट्स डिवाइड। जिस जिस जगह पे सिर्फ आपके मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे वही प्लांट पार्ट डिवाइड करेगा। जहां पे उसने डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होकर परमानेंट सेल बना लिए हैं, वहां पर डिवीजन देखने को नहीं मिलती, वहां पर परमानेंट सेल्स आकर अपना निर्धारित काम जो है बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसे बहुत गौर से हमें समझना पड़ेगा। यहां पर आपको रूट एपिकल मेरिस्टम दिखा रखा है, यानी यहां पर आपको रैम दिखा रखा है। अब रूट एपिकल मेरिस्टम आपने कहां पर देखा था, सबसे पहले तो रूट कैप प्रेजेंट है सबसे एंड पे, ये तो आपका रूट कैप है। रूट कैप से जस्ट अबव रीजन जो था वो आपका था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी यहां पर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल देखने को मिलेंगे। तो ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टम है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल ऊपर की साइड सेल ऐड करते जाएंगे, नीचे तो रूट कैप है, ऊपर की साइड सेल्स ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या बना लेंगे, एक सेंट्रल सिलेंडर बना लेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर पे प्रेजेंट है,
तो सिंस इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, तो ये सेंट्रल सिलेंडर बना लेंगे। इसके बाद ये आपका बना लेंगे कॉर्टेक्स। ओके, यानी आउटर लेयर के जस्ट अंदर जो चीज प्रेजेंट रहती है, इसे कॉर्टेक्स हमने बोल दिया, तो ये आपका कॉर्टेक्स हो गया। एंड सबसे बाहर जो आउटर लेयर है, इसे हमने क्या बोल दिया, प्रोटोडर्म बोल दिया। जब प्लांट आपका बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, उस टाइम पर जो डर्म है, डर्म का मतलब डर्मा यानी लेयर, आपने डर्मिकूल पाउडर सुना होगा। डर्मिकूल का मतलब क्या होता है, डर्मी का मतलब रहता है डर्मा यानी स्किन, और कूल का मतलब ठंडक देने वाला। तो आपको बताते हैं ना कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाओगे लगा करके, तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। जैसे आपका ब्रांड आता है ग्लूकॉन डी, उसके नाम के पीछे क्या लॉजिक है, ग्लूकॉन का मतलब है ग्लूकोज और डी का मतलब है उसकी कंफर्मेशन डी ग्लूकोज है। आप जो पी रहे हो वो एल ग्लूकोज नहीं है बल्कि डी ग्लूकोज है। तो हमें जो लगता है जो कंपनी का नाम है उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो डर्मिकूल है, उसमें डर्म का मतलब क्या है, लेयर, आउटर लेयर, एंड प्रोटो का मतलब क्या है, थोड़ी सी प्रिमिटिव है, क्योंकि प्लांट अभी नर्चर है, कच्चा है। तो अभी जैसे इसने ग्रोथ करनी स्टार्ट करी है, तो प्रोटोडर्म आपकी आउटर लेयर है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, कॉर्टेक्स, और सबसे एंड पे यानी सबसे बीच में आपको सेंट्रल सिलेंडर मिला। सबसे बाहर क्या हुआ, प्रोटोडर्म, उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर सेंट्रल सिलेंडर, राइट। तो यहां पे देखो इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, यानी ये जो सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये वाले मेरिस्टेमेटिक सेल तो डिवाइड करके ऊपर की साइड क्या बना लेंगे, आपका ये वाला लेयर बना लेंगे यानी कॉर्टेक्स, और ये वाले सेल्स डिवाइड करके ऊपर की साइड क्या बना लेंगे, आपका सेंट्रल सिलेंडर बना लेंगे। तो सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स के इन्हें इनिशियल्स बोल दिया गया, यानी डिवाइड करके ये दोनों लेयर्स बनाएंगे। इनिशियल्स ऑफ कैप रूट, यानी कि यहां पर जो आपका सेल है, मेरिस्टेमेटिक जो पैच है, जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल का गुच्छा है, ये थोड़ा बहुत रूट कैप की साइड भी एडिशन करता रहेगा मटेरियल। ये बात यहां पर हो जाती। ओके, तो अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बार अच्छे तरीके से बना करके दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर आपका जो सबसे आउटर लेयर है, इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया समझ लो प्रोटोडर्म। तो हम थोड़ा राउंड बना लेते हैं इसको, राइट, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। यहां पर ये जो सबसे आउटर लेयर है, इसे हमने क्या बोल दिया, प्रोटोडर्म बोल दिया, प्रोटोडर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ये लेयर है, इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्टेक्स बोल दिया। इसके अंदर ये जो सेल की लेयर है, इसे हमने क्या बोल दिया, कॉर्टेक्स बोल दिया। और इसके भी अंदर जो सेल की लेयर है, ये वाली सेंटर वाली, इसे हमने सेंट्रल सिलेंडर बोल दिया, सेंट्रल सिलेंडर बोल दिया, राइट। अब ये सेंट्रल सिलेंडर है क्योंकि सेंटर पे है, इसके बाहर कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर जो है ये आपकी प्रोटोडर्म की लेयर हो गई। यहां पर आपकी रूट कैप है, इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं, यहां पर रूट कैप, रूट कैप। अब यहां पर कुछ सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल। यहां पर कुछ सेल हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाते हैं। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कुछ कॉर्टेक्स बनाएंगे, तो ये वाले कॉर्टेक्स बनाएंगे और सेंट्रल सिलेंडर बनाएंगे। तो यहां पर जो सेल्स है इन्हें हम क्या बोल देंगे, इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स। जैसे ये वाला हो गया इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, ये वाले सेल्स हो गए इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स, ये वाले सेल हो गए इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी में इकट्ठा दिखा रखा है। ये वाले कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है यहां तक, जो कि नीचे की साइड ऐड करेंगे आपके कैप में सेल, तो इन्हें इनिशिएशन पोर्शन ऑफ रूट कैप बोल दिया, या फिर आपके क्या बोल दिया, इन्हें इनिशियल्स ऑफ रूट कैप बोल दिया। सिंपल सी बात है। तो आपको तीन नाम याद करें, सेंट्रल सिलेंडर सेंटर पे, प्रोटोडर्म सबसे बाहर, और कॉर्टेक्स इनके बीच में। आपको बस ये तीन चीजें याद करनी, राइट। इसके बाद देखो यार, इसके बाद यहां पर है शूट एपिकल मेरिस्टम। तो शूट का जो सबसे एपेक्स रहेगा, उसके ऊपर आपको शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे आपका शूट में सबसे डिस्टेंट मोस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला। ओके, क्योंकि इसके ऊपर तो पत्तियां हैं जो कि यहीं से उगी हुई हैं। ओके, अगर आप एक्सिस पर देखें, इस लाइन के ऊपर सबसे सेंट्रल पार्ट यही आ रहा है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंट मोस्ट पार्ट है, ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टम कहलाता है, जिसे आप सैम रीजन भी बोलते हो। यहीं से आपके जो लीफ प्राइमोर्डिया है, यानी लीफ जो है, ये भी आपके यहीं से उगने स्टार्ट होते हैं। ओके, और यहां पर कुछ आपके एक्सिलरी बड भी होते हैं, जो कि आपका फर्दर काफी सारे और टिश्यूज को गिव राइज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इस एक्सिलरी बड से ही आपकी ब्रांचेस, आपने देखा था मॉर्फोलॉजी में, यहीं से आपकी ब्रांचेस या फिर बाकी सारी लीफ जो है आपकी उगना स्टार्ट होती है। ओके, मोस्टली ब्रांचेस आपकी यहीं से आती है। ऑलराइट, एंड ये आपका वस्कुलर टिश्यू है, यानी ये आपका क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें एपिकल मेरिस्टम विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम, सो ये आपके टिप्स पर मिलते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है एपिकल। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, आपको एपेक्स पर मिलेंगे, यानी टॉप पर मिलेंगे। तो ये दो जगह मिल सकते हैं, क्योंकि प्लांट की दो ही टिप रीजन्स होती हैं। एक तो आपका रूट का टिप, तो रूट एपिकल मेरिस्टम हो जाएगा,
और ये आपके शूट के टिप पर भी मिल सकता है, तो शूट एपिकल मेरिस्टम हो जाए। एंड ये आपके प्राइमरी टिश्यूज बनाते हैं क्योंकि ये इनिशियली प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये इनिशियल ग्रोथ कराते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि उनकी प्राइमरी जो हाइट है ये यही बढ़ाते हैं। प्राइमरी जो हाइट है यानी रूट और शूट की जो लेंथ है, जब आपका सीड ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, तो इनिशियली कौन बढ़ाता है? रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की टिप पर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, ओके। यहां पर ये प्रोटोडर्म बना लेगा बाहर वाली लेयर, कॉर्टेक्स बना लेगा बीच में और सेंट्रल सिलेंडर बना लेगा सबसे सेंटर पे। तो जो इनिशियल्स हैं आपके सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स के, सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स बनाएंगे, और जो आपका प्रोटोडर्म का इनिशियल है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रोटोडर्म की लेयर बनाएगा। और सबसे नीचे आपको रूट कैप का इनिशियल देखने को मिलेगा जो कि रूट कैप में सेल्स बढ़ाएगा। अल्टीमेटली क्या होता है, ये सेल्स ऐड करते जाते हैं ऊपर की साइड, एंड अल्टीमेटली आपकी प्लांट की जो हाइट है, रूट की जो हाइट है, ये आपकी बढ़ जाती है, रूट की हाइट आपकी इंक्रीज हो जाती है। डन। यहां पर देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है, प्रोटोडर्म है सबसे आउटर मोस्ट। उसके अंदर जो ये वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है हल्की सी ग्रीनिश कलर में, ये आपकी कॉर्टेक्स है जिसको ग्राउंड मेरिस्टम भी यहां पर बोला हुआ है। एंड सबसे सेंटर में ये जो आपकी लेयर है स्काई ब्लू कलर की, इसे आप सेंट्रल सिलेंडर बोल रहे हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोकैम्बियम। और सबसे टिप पर आपकी प्रेजेंट है रूट कैप। तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहां पर है? ये वाली रीजन, ये वाली रीजन, राइट, जहां पर इन सबके इनिशियल्स प्रेजेंट है। यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें इनिशियल्स ऑफ प्रोटोडर्म कहा जाएगा, जो प्रोटोडर्म बना लेंगे। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो कि इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स कहलाते हैं, कॉर्टेक्स बना लेंगे। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो कि इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर बोले जाएंगे, सेंट्रल सिलेंडर बना लेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी ये जो रूट है, इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनाटॉमी कुछ ऐसी दिख जाएगी जो कि साइड वाले डायग्राम में आपको गिवन। समझने के लायक सिर्फ 3 चीजें यहाँ पर। पहली आउटर लेयर जो है इसका नाम है प्रोटोडर्म, क्योंकि ये आपको सिर्फ कुछ ही जगह सुनाई देगी तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। सेकंड जो मीडियम लेयर है या जो मिडल लेयर है, ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कॉर्टेक्स, इनिशियल प्लांट के केस में। और थर्ड जो आपकी लेयर है इसे आप बोलेंगे सेंटर की तरफ है, तो इसे आप सेंट्रल सिलेंडर बोल देंगे। तीनों लेयर्स आपकी हो जाएंगी और ये तीनों ही आपकी रूट एपिकल मेरिस्टम से अराइज होती, राइट। ये आपके रूट एपिकल मेरिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप शूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो यहां पे क्या है, इट ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन इन द स्टेम एक्सिस। अगर आप स्टेम की एक्सिस देखें तो यहां पर अगर हम एक एक्सिस तैयार कर लेते हैं, तो एक्सिस अगर मैंने ऐसे तैयार की तो आपको देखने को मिल जाएगा इस एक्सिस पे, इस लाइन के ऊपर सबसे जो मेन दूर वाला रीजन है वो ये वाला है। तो इस रीजन के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है। ये वाला जो इलाका है ये सबसे डिस्टेंट हो गया ना। सबसे डिस्टेंट क्यों हो गया, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली आपकी एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर ही तो हमें डिस्टेंस ढूंढना था, वो हमें मिल गया। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। जब आपकी ग्रोथ हो रही थी लीफ की, ओके, जब आपकी ग्रोथ हो रही थी शूट की, तो यहां पर जो है एक एक्सिलरी बड के फॉर्म में कुछ आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पीछे छूट जाता है, जैसे यहां पर, यहां पर। तो ये जो एक्सिलरी बड है दे आर नथिंग बट दे आर द लेफ्ट बिहाइंड ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। जब शूट आपका ऊपर की साइड ग्रो कर रही है, लेंथ बढ़ रही है शूट की, वो नीचे की साइड सेल ऐड करते जा रही है, तो कुछ सेल्स आपके पीछे की साइड छूटने लग जाते हैं। ओके, समझ लो कि आपने एक इंक ली, ओके, और उस इंक को अगर आप आगे की साइड स्लाइड करते जाओ तो आप देखोगे जहां से आपने इंक को स्टार्ट किया है, जहां पर आपने एक इंक का पैच बनाया था, वो डार्क पोर्शन है, और पीछे पीछे आप अपोजिट डायरेक्शन में उसे अगर अपने हाथ से फैलाते जाओगे तो दूर तक जाते जाते ना उसका कलर लाइट होता हुआ चला जाता है। सिमिलर केस इज विद दिस। आपकी शूट एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पर तो रहेगी, टॉप पर रहेगी, तो जैसे जैसे स्टेम की हाइट बढ़ती जाएगी, टॉप पर तो गाढ़ा वाला पोर्शन है, मेन पैच है, लेकिन पीछे पीछे आपका हल्का कुछ जो सेल्स का पार्ट है वो छूटता जाता है, जिसे आप एक्सिलरी बड बोल देते हैं। अब ये जो आपका एक्सिलरी बड है ये आपका फर्दर ब्रांचेस को गिव राइज कर सकता है, इसके ऊपर फ्लावर भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दे आर प्रेजेंट इन एक्सिल्स ऑफ लीफ, और यहां पर आपके फ्लावर या फिर ब्रांच यहां से ओरिजिनेट हो सकते हैं, जो कि हम देख भी चुके हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर। तो यहां पर दो प्रकार के बर्ड्स हो सकते हैं। पहला आपका टर्मिनल बर्ड, जो कि यूजुअली सिंगल होता है क्योंकि टर्मिनस आपको एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो लीफ की एक्सिल्स होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली,
इन हजारों लीव्स के ऊपर हजारों एक्सिलरी बर्ड आपको देखने को मिलते हैं, जिनसे कि काफी सारे ब्रांचेस और फ्लावर्स आ सकते हैं। तो यहां पर आपको शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा एपिकल रीजन पे, सबसे टॉप वाले रीजन के ऊपर। ओके, और इसकी असली एनाटॉमी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है, जो कि यहाँ पर लीफ प्राइमोर्डिया बना सकता है, यानी छोटी छोटी पत्तियां जो आगे चल के बेहतर फुली फ्लैश्ड पत्तियों में कन्वर्ट होंगी। एंड यहाँ पर पीछे कुछ आपका मेरिस्टमेटिक पोर्शन छूट गया है, जिसको आपने एक्सिलरी बड बोल दिया है। नेक्स्ट जो आपकी टाइप ऑफ मेरिस्टम आती है, इसे आप बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर का मतलब वही इन बिटवीन। तो यहां पर आप देखेंगे दे अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज, ये आपकी मैच्योर टिश्यूज के बीच में देखने को मिलती है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर। यानी आपका कोई अगर हर्बीवोर है, कोई घास खाने वाला ऑर्गेनिज्म है, अगर वो आ चुका है एक घास के पास और वो ऊपर वाली घास को नोच करके खा लेता है, तो भी आपके इंटर कैलरी मेरिस्टम्स इन बिटवीन यानी बीच बीच में पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो, शूट एपिकल मेरिस्टम तो यहां पर है, जिसे आप सैम बोल रहे हो। रूट एपिकल मेरिस्टम बिल्कुल नीचे है, जिसे आप रैम बोल रहे हो। तो बीच में ये वाली जो मेरिस्टम यहां पर छूटी है ना, बीच में धब्बे के फॉर्म में, एक पैच के फॉर्म में, ये कौन सी मेरिस्टम है? ये आपकी इंटर कैलरी मेरिस्टम है। इंटर कैलरी मेरिस्टम, आपकी इंटर कैलरी मेरिस्टम। समझ लो, एक हर्बीवोर आया, वो यहां तक के पौधे को खा गया, यहां तक की घास को, तो ये वाला इंटर कैलरी फटाक से ग्रो कर लेगा। वो यहां तक के पौधे को खा गया, ये वाला इंटर कैलरी और ऊपर ग्रो कर लेगा। यहां तक के पौधे को खा गया, ये वाला इंटर कैलरी और ग्रो कर लेगा। अल्टीमेटली आपके पास कुछ ना कुछ पोर्शन बचेगा जो कि ग्रास को दोबारा से रीजनरेट करवा सकता है। तो ग्रासेस के अंदर जो पार्ट रीजनरेशन होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटर कैलरी मेरिस्टम। सिमिलरली आप अगर देखेंगे इस इंटर नोड के पास, अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो इंटर नोड्स हैं, यानी दो नोड के बीच का जो स्पेस है, यहां पर भी आपको नोड्स के नजदीक इंटर कैलरी मेरिस्टम देखने को मिलती है, नियर नोड्स, जहां से ये दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। यानी यहां से आप अगर इन्हें बीच में से काट भी दोगे तो भी ये दोबारा ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हैं। ओके, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम यहां पर है और इसके जस्ट ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन है, क्योंकि मेरिस्टमेटिक रीजन के ऊपर जस्ट आपको इलोंगेशन रीजन देखने को मिलता है। तो यहां से जो सेल्स हैं नंबर में बढ़ते जाएंगे, नंबर इंक्रीज हो जाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टम से, और यहां पर जोन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स हैं वो फटाफट इलोंगेट हो जाएंगे, इनकी हाइट झटपट बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली ये बहुत ही तेजी से क्या कर लेंगे? ग्रो कर लेंगे। तो यूजुअली आपके मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम, जैसे कि आपके ग्रासेस वगैरह, जो कि फटाफट अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम ये जो है ये प्राइमरी मेरिस्टम्स कहलाते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। सो दे अपीयर वेरी अर्ली इन प्लांट लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। यानी जब प्लांट जो है इनिशियली डिवाइड कर रहा है, जब उसका इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ है, इनिशियल फेज ऑफ इंक्रीमेंट इन हाइट है, उस टाइम पर आपके इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टम ही उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टम बहुत ही बाद में आता है और ये गर्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी आपने कभी भी देखा होगा, समझ लीजिए आपने आम की एक गुठली जो है उसको लिया और जमीन के अंदर बो दिया, तो जो आम का पेड़ है वो स्टार्टिंग में हर्बेशियस रहेगा, कुछ महीनों तक आपको हरी हरी जो है सारी की सारी डालियां, हरे हरे पत्ते आपको दिखाई देंगे, सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसकी मोटाई आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। आपको वुडी एक्सिस जो है, आपको वुडी जो बार्क है वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसको ग्रो होने देते हैं बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए, 4-5 साल के लिए, तो आपको पूरा का पूरा तना जो है वो मोटा और ब्राउन देखने को मिल जाएगा। यानी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। वो कौन कराता है? वो आपका लेटरल मेरिस्टम कराता है। तो एपिकल मेरिस्टम आपका प्राइमरी है, इंटर कैलरी मेरिस्टम आपका प्राइमरी है, लेकिन लेटरल मेरिस्टम आपका क्या है? सेकेंडरी। ये बात यहाँ पर मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ। ओके, तो लेटरल मेरिस्टम जो है, जैसे कि आपका कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, ये आपका क्या करते हैं? गर्थ को बढ़ाते हैं, मोटाई को बढ़ाते हैं। जबकि जो रूट एपिकल मेरिस्टम है और शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये वाली और ये वाली, ये आपके क्या करते हैं? ये आपके एक पर्टिकुलर प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं, प्राइमरी एक्सिस की लेंथ को ये इंक्रीज करते हैं। सो आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस, यानी जब प्लांट बॉडी आपकी ग्रो करने लगती है, तो स्पेसिफिक रीजन्स जो है आपके एपिकल मेरिस्टम के, यानी एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स है ये डर्मल टिश्यूज बनाते हैं, यानी आउटर लेयर, जैसे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ये ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आते हैं, जैसे आपका कॉर्टेक्स हो गया और आपके उसके अंदर के सेल्स हो गए, राइट। सो डर्मल टिश्यूज मतलब आपकी आउटर लेयर, जैसे एपिडर्मिस हो गई, उसके अंदर की
सारी की सारी सेल लेयर वस्कुलर टिश्यूज को छोड़ करके यानी जाइलम और फ्लोएम को छोड़ करके ये क्या कहलाती है, ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं। तो तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसमें एपिडर्मिस आती है आउटर लेयर, फिर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं बस, और आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसमें एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम के बीच में या इनको छोड़कर जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे ग्राउंड मैटर बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्लांट की प्राइमरी बॉडी जो है जनरेट हो जाएगी। जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इनकी हाइट बढ़ा देंगे और अल्टीमेटली इनके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स का बनना स्टार्टिंग जो है उसकी हो जाएगी। थर्ड जो आपकी मेरिस्टम है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। नाम ही है लेटरल तो लेटरली ग्रो करेंगे। और सेकेंडरी मेरिस्टम इसका नाम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली आपकी गर्थ यहाँ पर बढ़ जाएगी, एक प्लांट की मोटाई जो है वो बढ़ जाएगी। So the meristem that occur in mature region of roots and shoots, particularly those that produce woody axis, यानी ऐसा पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट जो कि वुडी एक्सिस बनाता है, जो कि आपका बार्क वगैरह तैयार करता है, उन जगह पर उन मैच्योर्ड पार्ट्स के अंदर कौन सी मेरिस्टम मिलेगी आपको, सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम मिलेगी। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स का मतलब ये जो है सिलेंड्रिकल होते हैं नेचर में, क्योंकि प्लांट के जब आप तने को देखोगे तो वो भी सिलेंड्रिकल है। तो चारों ओर जो है उसके बाहर की साइड आपको लेटरल मेरिस्टम देखने को मिल जाती है, सेंट्रल पार्ट पे भी देखने को मिल जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपके सिलेंडर जैसी एक शेप वहां पर बना लेते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो कि कॉर्क बनाती है, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल। तो तीन एग्जांपल हमें यहां पर मिले, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी वस्कुलर बंडल्स के बीच में, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, एंड कॉर्क कैम्बियम जो कि आपका कॉर्क तैयार करेगा। इन तीनों के बारे में हम सेकेंडरी ग्रोथ वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर ओनली। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, अगर नाम भी आपको याद नहीं करने तो आप छोड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा दैट दे आर रिलेटेड टू लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक में ही आप सुनेंगे। तो अल्टीमेटली यू विल विजुअलाइज ये सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड है यानी लेटरल मेरिस्टम से ही रिलेटेड है। These are responsible for producing the secondary tissue, ये आपके सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, यानी ये आपके लेटरल ग्रोथ कराते हैं, एक प्लांट की मोटाई जो है उसको बढ़ाते हैं। नाउ दो तरीके के टिश्यूज थे, पहला टिश्यू था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे जो टिश्यूज हैं ये है परमानेंट टिश्यूज, जिनको आप मैच्योर्ड टिश्यू भी बोलते हो, यानी ये अब डिवीजन की कैपेसिटी खो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, इन्होंने अपना एक काम धंधा जो है पकड़ लिया है। So the cell produced by primary and secondary meristem, यानी किसी भी मेरिस्टम किसी भी डिवीजन करने वाले सेल से बने हुए सेल्स जो कि अपने आप को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज कर लेते हैं और डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। यानी मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे सेल्स जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हैं लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, एक काम पकड़ लिया, एक स्ट्रक्चर जो है वो पकड़ लिया, यानी कोई आपका स्टोमेटा में तब्दील हो गया तो उसने इस प्रकार का स्ट्रक्चर देख लिया कि हाँ भाई हम चलो गार्ड सेल बना लेते हैं, तो इस टोमेटा के गार्ड सेल्स बन गए, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर ले लिया। आपका यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो गार्ड सेल का इन्होंने स्ट्रक्चर ले लिया, बीन शेप, एज वेल एज इन्होंने अपना फंक्शन भी पकड़ लिया यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इसके अलावा ये आप कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका इंटीग्रेट हो चुका है। कुछ सेल्स है जिन्होंने बोला कि हम भाई एपिडर्मिस बनाएंगे और हम प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमारे ऊपर रूट के केस में रूट हेयर भी हो सकते हैं, हम एब्जॉर्प्शन भी कर लेंगे। तो पर्टिकुलर सेल्स ने अपना शेप और स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लिया, एक पर्टिकुलर काम पकड़ लिया, तो वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हो चुकी है, जो सेल्स आपके बने थे उन सेल्स में डिफरेंशिएशन हो चुकी है और वो परमानेंट हो चुके हैं। सो दे आर कॉल्ड परमानेंट मैच्योर सेल, और ये जो टिश्यूज बनाएंगे सेल्स कंबाइन होकर इन्हें आप बोलेंगे परमानेंट टिश्यूज। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिनमें एक तरीके के सेल्स हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर सीन, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर सीन, यानी एक प्रकार के सेल से बने हुए होते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यानी आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स में आते हैं आपके जाइलम वगैरह, तो जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा भी देखने को मिलते हैं, आपके ट्रैकीड्स भी देखने को मिलते हैं, वेसल भी देखने को मिलते हैं, जाइलम फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें
सिंस 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो गए जो कि मिलके जाइलम टिश्यू बना रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स में आ गया। और सिंपल के अंदर जैसे पैरेन्काइमा हो गया तो सारे सेल्स एक जैसे दिखेंगे, कोलेनकाइमा हो गया तो सारे ही कोलेनकाइमा के सेल्स होंगे, स्क्लेरेनकाइमा हो गया तो सारे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होंगे। तो यहाँ पर आपके एक जैसे सेल देखने को मिलते हैं, कोई अलग अलग सेल्स मिलकर इन टिश्यूज का निर्माण नहीं करते। तो सिंपल में सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल्स और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहां पर सबसे पहले आते हैं पैरेन्काइमेटस सेल, और पैरेन्काइमेटस सेल्स को आप प्यार से क्या बोलते हो? आइसोडायमेट्रिक सेल्स बोलते हो। आइसोडायमेट्रिक यानी इनके जितने भी सेल्स होते हैं टिश्यूज के अंदर वो एक जैसे होते हैं। आइसो का मतलब सेम और डायमेट्रिक का मतलब डायमीटर, यानी या तो ये सारे गोल होंगे, राउंड होंगे, या ये सारे ओवल होंगे, या ये सारे हेक्सागोनल होंगे। अलग अलग शेप इनकी हो सकती है लेकिन सारे होंगे एक जैसे, ये बात गारंटी है। तो पैरेन्काइमा जो है आपके हरे भरे सेल्स होते हैं, किसी भी प्लांट का ज्यादातर पार्ट आपके पैरेन्काइमा ही बनाते हैं। फिर कोलेनकाइमा जो रहते हैं, इनमें सेल्स के बीच का स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। जैसे पैरेन्काइमा में ठीक ठाक आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाता है, कोलेनकाइमा में थिकनिंग हो जाती है सेल्स के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर, तो सेल्स के बीच में गैप कम हो जाता है। एंड स्क्लेरेनकाइमा जो है ये तो आपका बहुत ही ज्यादा टफ, बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर और बेहतर थिकनिंग देखने को मिलती है अलग अलग कंपाउंड्स की। तो वो कंपाउंड कौन कौन से हैं जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में थिकनिंग करते हैं, ये आपको याद करना है। किसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है, किसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, और इन टिश्यूज के मेन काम क्या है, सिर्फ ये बातें आपको याद करनी है इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहली चीज कि टिश्यूज हैविंग ऑल सिमिलर सेल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन्हें आप कहते हो सिंपल परमानेंट टिश्यूज। यानी ऐसे टिश्यूज जिनमें सारे के सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा काम करते हैं, उन्हें आप सिंपल सेल बोलते हो, क्योंकि इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन, कोई बाइफर्केशन नहीं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं सिंपल टिश्यूज, परमानेंट वाले आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और आपके स्क्लेरेनकाइमा। तो चलते हैं सबसे पहले अबाउट पैरेन्काइमा। सो इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, यानी प्लांट के अंदर जो ज्यादातर ऑर्गन्स है, जो ज्यादातर कंपोनेंट है, वो आपका पैरेन्काइमेटस देखने को मिलेगा। एंड दे आर आइसोडायमेट्रिक सेल, जैसा मैंने आपको बताया था, एक जैसी शेप के सेल होते हैं। ये आपके स्फेरिकल भी हो सकते हैं, गोल गोल, ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं जैसे हेक्सागोनल, या फिर ये इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, लंबे लंबे भी हो सकते हैं। कोई भी शेप हो, लेकिन एक सेल अगर गोल हो गया तो बचे हुए भी सारे उसके भाई गोल गोल ही दिखाई देंगे। इनकी सेल वॉल्स थिन होती हैं और सेल्यूलोज की बनी हुई रहती हैं, इनके ऊपर कोई एडिशनल थिकनिंग नहीं होती। सो नो एडिशनल थिकनिंग इज सीन, इनके ऊपर कोई थिकनिंग देखने को नहीं मिलती। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी यहां पर आपका बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल सकता है। इट मे बी प्रेजेंट एंड यस इट इज प्रेजेंट। ओके, माना कि इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत इनमें देखने को मिल सकता है। जैसे यहां पर देखो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, इसके अंदर देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखा रखा है, राइट। दिस इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी स्मॉल बट एटलीस्ट इट इज प्रेजेंट। और ये जो सारे सेल्स हैं ये देखो आपके एक जैसे लगभग शेप में, आपके इन्हें आइसोडायमेट्रिक बोला गया है। इन सेल्स आइसोडायमेट्रिक बोला गया। डन। तो यहां पर देखो कि इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, क्योंकि ये हरे भरे सेल्स है तो इनका काम होगा एक तो फोटोसिंथेसिस का, तभी ये ज्यादातर प्लांट बॉडी बनाते हैं, तभी ये ज्यादातर आपके मेजर कंपोनेंट्स में गिने जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादातर प्लांट पार्ट्स में ये आपका स्टोरेज का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस से इन्होंने जो चीजें बनाई हैं उनको ये स्टोर भी करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टोर की है इन्होंने चीजें, उनको सिक्रीट भी कर सकते हैं, उनको दूसरे सेल्स में भी भेज सकते हैं। तो यहां पर S3 नाम से आप याद कर सकते हो। ऑपरेशन एमबीबीएस अगर आपने देखा होगा तो S3 ड्रिंक का नाम आपने जरूर सुना होगा। S3 का मतलब क्या है? पहला S इज योर सिंथेसिस, दूसरा S इज योर स्टोरेज, थर्ड S इज योर सिक्रीशन। तो ये सिंथेसाइज भी करेंगे, अब ज्यादा बन गया है तो स्टोर भी करना पड़ेगा, और काफी बार किसी को जरूरत हुई तो भेजना भी पड़ेगा, यानी सिक्रीशन भी करनी पड़ेगी। तो सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन किसका काम है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का काम। दूसरे तरीके के जो सेल्स हैं ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इट अकर्स इन द लेयर बिलो एपिडर्मिस, यानी आपके प्लांट के पार्ट्स में जो एपिडर्मल लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके नीचे यूजुअली ये देखने को मिलते हैं इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। यानी जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है इनकी हाइपोडर्मिस कैसी हो जाएगी? कोलेनकाइमेटस हो जाएगी। मुझे एक पॉइंट यहीं पे मिल गया, हम जब अगले लेसन के अंदर कंपेयर करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट को तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है।
क्या कि आपके कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगी किनके अंदर, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। ओके, इट इज फाउंड एज एन होमोजेनस लेयर या फिर एज अ पैच, यानी कि अगर आपका यहां पर देखिए, यहां पर अगर ये आपकी एपिडर्मल लेयर है तो ये लेयर क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस के नीचे ये वाले जो आपके सेल्स है ना, इसे आप हाइपोडर्मिस बोलते हो। ये देखो कॉलन काइमा का यहाँ पर बताया हुआ, ये एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर, और ये आपके पैची भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो बीच बीच में प्रेजेंट है, पूरा का पूरा एक लेयर के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, तो ये आपका एक पैच की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। दोनों का दोनों केस जो है हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लिया। It consists of cell which are much thickened at corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin, जिसे आप पेक्टोज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक सेल दूसरे से जब अटैच्ड है, ये हेक्सागोनल सेल है, ये एक सेल जब दूसरे सेल से अटैच है तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में थिकनिंग प्रेजेंट है। ये वाली जो रेड कलर की थिकनिंग है, ये किस चीज की है, हेमीसेलुलोज और पेक्टोज की है। तो पैरेन्काइमा के अंदर आपकी सिंपल सेल वॉल प्रेजेंट थी, सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई थी, जो कि एक लिविंग सेल वॉल थी। यहां पर क्या है, यहां पर दोस्त आपका हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी आ गया है, जो कि कॉर्नर पर आकर जमा हो चुके हैं। अगर ये सारी चीजें कॉर्नर्स पर जमा हो जाती हैं तो कॉर्नर में जो स्पेस मिल रहा था हल्का फुल्का, वो स्पेस अब नहीं मिलेगा। अगर ये सारे के सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता। ओके, तो यहां पर डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में क्या गड़बड़ी है। जब आप एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। फर्स्ट केस इज दिस इज एपिडर्मिस, सेकंड केस इज दिस इज अनदर एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के सेल्स हैं, तो ज्यादा मेहनत ना करते हुए हम सिर्फ इसको इस प्रकार से बाइफरकेट कर दे रहे हैं कि आपके 4-5 सेल एपिडर्मिस में प्रेजेंट। इसके नीचे जो आपकी डाइकॉट प्लांट की हाइपोडर्मिस है वो रेगुलर हो सकती है इस प्रकार से। तो ये आपके हाइपोडर्मल सेल्स जो आपके कॉलन काइमेटस सेल्स हैं कैसे प्रेजेंट है, लेयर में। दी सेल्स आर प्रेजेंट इन लेयर। अगर ये पैच में प्रेजेंट है तो इस प्रकार से क्या बना लेंगे, इस प्रकार से एक धब्बा बना लेंगे, इसके अंदर आपके कॉलन काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। इस प्रकार का पैच बनता है, इनके बीच में गैप यूजुअली नहीं होता, राइट। इस प्रकार से आपके ये प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई? तो जब आप एनसीईआरटी के डायग्राम देखेंगे रिव्यू करते टाइम, डिफरेंशिएट करते टाइम मोनोकॉट एंड डाइकॉट को, तो इस हिसाब से आपको पैच भी देखने को मिल सकता है कॉलन काइमा का, एज वेल एज इस हिसाब से आपको लेयर भी देखने को मिल सकता है, राइट। इनके बीच में यूजुअली गैप्स देखने को नहीं मिलते, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके एब्सेंट होते हैं। क्योंकि यहां से अगर आप इस डायग्राम को देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि थोड़े बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस वाले डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा डिस्कार्ड कर सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि थिकनिंग है यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टोज की। अगली जो चीज है ये यहाँ पर देखो, सेल्स आपके ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी, पॉलीगोनल भी, एंड ये क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन कर सकते हैं, यानी ये फूड एसिमिलेशन भी कर सकते हैं, यानी पैरेन्काइमा जैसे काम इनके भी, लेकिन सिर्फ कुछ ही हद तक, क्योंकि इनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टोज की कवरिंग है, ये इन सेल्स को थोड़ा सा टफ बना देती है। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये यंग पार्ट्स को। जैसे यंग स्टेम है, तो यंग स्टेम आपकी हवा में इस प्रकार से लहराती रहती है, अगर वो बिल्कुल टफ हो जाएगी तो एक बार हवा आते ही चटक जाएगी और टूट जाएगी। तो इसको फ्लेक्सिबल के साथ साथ टफ भी बनाना जरूरी है। तो वो टफनेस कौन प्रोवाइड करता है, आपके कॉलन काइमेटस टिश्यूज, एज वेल एज जो पेटियोल ऑफ लीफ है, क्योंकि लीफ का पेटियोल यानी लीफ की जो डंडी है वो भी आपका फ्लैटर करवाता रहता है लीफ को। अगर आपका जोर का झोंका आएगा तो आपकी लीफ तो टूट के गिर जाएगी, अगर वो फ्लेक्सिबल के साथ साथ स्ट्रांग नहीं हुई तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है, हर्बेशियस पार्ट्स के अंदर कॉलन काइमेटस टिश्यू का रहता है। एज वेल एज क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये आपका फूड एसिमिलेट भी कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड देर आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स एज यू आर लुकिंग ओवर हियर, कि यहाँ पर आपका ओवल या फिर आपका राउंड शेप देखने को मिल रहा है सेल्स का, लेकिन यहाँ पर आपको हेक्सागोनल शेप देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी आपके शेप्स के अंदर आ सकती हैं, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। हेक्सागोनल इज ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ पॉलीगोनल शेप जिसमें मल्टीपल साइड्स होती हैं। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और गोनल का मतलब होता है साइड्स। तो मल्टीपल साइड्स आपकी हेक्सागोन में भी तो हो गई ना, 6 साइड हो गई। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स आपकी हो गई, तो पॉलीगोनल सेल्स भी आपके देखने को मिल सकते हैं। अगला है आपका स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेनकाइमा में यहां पर आपको लिग्निफाइड सेल वॉल देखने को मिलेंगी, यानी लिग्निन की कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल, लंबे और पतले सेल आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप यूजुअली फाइबर्स बोलते हो। तो यहां पर दो प्रकार के सेल होते हैं, लॉन्ग और नैरो, जिन्हें आप फाइबर बोलते हो, और काफी बार ये राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, जिन्हें आप स्क्लेरिड बोलते हो। तो यूजुअली ये लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं जिनमें थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल है। लिग्निफाइड मतलब यहां पर लिग्निन की कोटिंग आपको प्रेजेंट मिलेगी, जो कि सेल्स को क्या बना देता है, डेड बना देता है। जहां पर भी लिग्निन की कोटिंग होती है यूजुअली ये सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को डेड बना देता है। और यहां पर कुछ पिट भी प्रेजेंट है, यानी कुछ आपके नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, कुछ खड्डे लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे इस हिसाब से, जो कि आपके पिट कहलाते हैं। इस हिसाब से आपको नैरो पिट्स देखने को मिलेंगे। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लिग्निन की कोटिंग हो जाती है यहां पर, तो ये यूजुअली डेड हो जाते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप। पहला फाइबर जो कि पतला और लंबा रहेगा, दूसरा स्क्लेरिड जो कि आपका राउंड, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, ये दिखाई भी अलग अलग देंगे, ओरिजिन भी इनका डिफरेंट है। तो इनमें पिट्स और इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेशन है ये भी आपका अलग अलग देखने को मिलेगा, राइट। तो यहां पर देखो, सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिला डायग्राम में, सबसे बाहर आपको देखने को मिला थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल कवर्ड विद लिग्निन। अंदर की साइड क्या है, आपका ल्यूमन है। ये ल्यूमन आपका बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको एनसीईआरटी में एक वर्ड लेकर के पुकारा गया है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। ओके, काफी पतला होता है, काफी छोटा होता है। ओके, ये आपका एक फाइबर का स्ट्रक्चर है, बहुत पतला सा ल्यूमन, बहुत कम गैप्स, एंड अल्टीमेटली आपकी थिक सी वॉल। ये आपका स्क्लेरिड है। स्क्लेरिड क्या है, देखो आपका राउंड है स्ट्रक्चर में। ओके, इसके अंदर काफी सारी पिट्स हैं, यहां पर इसे आप पिट्स लिख लीजिए, ये आपकी पिट है। सेंटर पे आपका छोटा सा ल्यूमन है। दोबारा से, ये जो पिट है ये काफी सारी हैं, जो कि ल्यूमन को अटैच कर रही हैं आपके बाहर वाले सेल वॉल और उसके कवर से। ओके, तो यहां पर जो आपकी सेल वॉल है इसको अटैच कर रही है ये आउटर पार्ट से। दिस इज बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्क्लेरिड, जहां पर आपको मल्टीपल पिट्स या न्यूमरस पिट्स देखने को मिलती है। ओके, तो फ्यू पिट्स हो सकती हैं यहां पर, जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, न्यूमरस पिट्स कुड बी देयर विच आर शोन इन स्क्लेरिड। सो जो स्क्लेरिड वर्ड है स्क्लेरेनकाइमा से ही लिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपकी स्क्लेरेनकाइमेटस मटेरियल यानी लिग्निन की कोटिंग होती है। अब फाइबर और स्क्लेरिड को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो आपको इनके बीच में वाइटल डिफरेंसेस पता लगेंगे। फाइबर्स क्या है, ये आपके थिक वॉल्ड है, ये वाली वॉल आपकी काफी थिक है, एज वेल एज दे आर इलोंगेटेड, इनकी हाइट काफी लंबी है। फाइबर क्या होते हैं, पतले और लंबे बाल जैसे होते हैं, तो इलोंगेटेड है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंटेड सेल, क्योंकि दोनों एंड इसके टेपर्ड होंगे, अब दोनों एंड इसके टेपर्ड होंगे, चिपके हुए होंगे। तो ये आपके पतले हैं, लंबे हैं, पॉइंटेड हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड दे जनरली अकर इन ग्रुप्स, ये काफी सारे बाल जो है ये मिल करके एक फाइबर का गुच्छा बना लेते हैं। ओके, सो ये जनरली ग्रुप में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको सिंगल यहां पर दिखाई इसलिए दिया है जिससे कि आपको अल्टीमेटली इसके स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन हो पाए। स्क्लेरिड क्या है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, जैसे यहां पर आपको दिखा रखा है गोल, सो दे मस्ट बी स्फेरिकल। इसको ऊपर से काट के दिखाया हुआ है, जैसे एक बॉल है अगर मेरे हाथ में, उसको मैं बिल्कुल बीच में से काट दूं तो आपको ऊपर एक सर्कल दिखाई देगा, वो सर्कल आपकी किताब में 2D फॉर्मेट में चिपकाया हुआ है। सो दिस इज द 2D डायग्राम ऑफ अ स्फेयर। सिमिलरली अगर कोई ओवल चीज है, अंडे जैसी, उसको भी अगर आप बीच में से काटे तो ऊपर से सर्कल ही आपको दिखाई देगा। अगर आप एक सिलेंडर को भी काटें, एक सिलेंडर है, लेट्स से दिस पर्टिकुलर स्टाइलस इज सिलेंड्रिकल, ये ऐसे रखा हुआ है, मैंने इसे काट दिया ऊपर से। अगर आप ऊपर से इसे काट देंगे और यहां से ऐसे देखेंगे तो 2D में आपको सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा, वो सर्कल आपकी किताब में मेंशन होता है। सो दिस क्लेरिड कैन बी स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। ये भी हाईली थिकेंड होता है। डेड सेल वॉल, यानी यहां पर लिग्निन की जो सेल वॉल है वो लगी रहती है, तो सेल्स यहां पर भी डेड हो जाते हैं, यहां पर भी प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर बहुत ही नैरो कैविटी या ल्यूमन देखने को मिलता है। द ल्यूमन इज वेरी नैरो, जिसको हमने ऑब्लिटरेटेड बोला था, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा, इनकॉन्स्पिक्यूअस, दिखाई ना देने वाला, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है। दीज आर फाउंड इन फ्रूट वॉल्स, जैसे कि नट्स है, आपका ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट हो गया, उनकी फ्रूट की वॉल्स को टफ बनाने का काम किसका है, स्क्लेरेनकाइमा के, स्क्लेरिड का। पल्प ऑफ फ्रूट, जैसे कि गवावा है, पियर है, सपोटा है, जिसको मैंने अपने टाइम पे याद किया था जीपीएस से, गवावा, पियर एंड सपोटा।
तो ये जो जीपीएस है, इनके फ्रूट को टफ कौन बनाता है? आपका स्क्लेड। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, इनमें भी आपका टफनेस का काम कौन करता है? आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही करता है। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि पहली बात डेड है, दूसरी बात ये टफ है, तो इनका काम यही है। इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट का ही है, कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं, क्योंकि ये जिंदा ही नहीं है, इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस वगैरह, स्टोरेज, सिक्रीशन, ये सारी चीजें यूजुअली नहीं करते। ओके, इनका काम क्या है? सपोर्ट का काम। तो यहां पर देखो, प्राइमरी वॉल जब होती है तो चीजें आपकी ग्रो कर सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आपने थिकनिंग लगा दी है, अगर उसके ऊपर आपने लिग्निन वगैरह की कोटिंग लगा दी है, तो यहां पर क्या होंगी? वो चीजें पर्टिकुलरली ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो ये चीजें ग्रो नहीं करती, जिसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है, वो चीजें अक्सर ग्रो नहीं करती। राइट? तो तीन जो आपने अलग अलग सिंपल परमानेंट टिश्यूज देखे, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है आपका पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। अब ये इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, या आपके ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, ये पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ये सेल्स हरे भरे होते हैं, इसलिए प्लांट का मेजर फ्रैक्शन ये तैयार करते हैं। और यूजुअली इनके ऊपर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, कोई एडिशनल थिकनिंग नहीं होती, कोई हेमिसेलुलोज नहीं है, कोई पेक्टोज नहीं है, कोई लिग्निन इनके ऊपर नहीं होता। ये सेल्स जब आपस में आकर के जुड़ जाते हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट, और होंगे तो बहुत ही कम स्पेस होगा, लेकिन हो सकता है, जो कि उनका एक यूनिक फीचर है। फंक्शंस की अगर आप बात करें तो सिंस उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी एस फॉर सिंथेसिस। ज्यादा खाना बन गया है तो उसे अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, तो एस फॉर स्टोरेज। और ज्यादा खाना बन गया है तो स्टोरेज के बाद किसी और को भेज भी सकते हैं, यानी एस फॉर सिक्रीशन। ये तीन एस जो है आपका पेरेनकाइमेटस सेल या पेरेनकाइमेटस टिश्यू करता है। उसके बाद आपका आया कॉलनकाइमेटस टिश्यू। कॉलनकाइमा के अंदर आपका जो सेल है उसके ऊपर एक कॉर्नर पे थिकनिंग जमा हो गई, जो कि हेमीसेलुलोज और पेक्टोज की है। सेलुलोज तो पहले से है प्लांट की सेल वॉल, सेलुलोज के कुछ पार्ट्स हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के साथ मिलकर कॉर्नर्स पर डिपॉजिट हो गए, जिससे कि आपके सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस को ढक करके बैठ गए। ये आपस में अच्छे तरीके से फिक्स हो गए, इनके बीच में स्पेसेस नहीं बचे। राइट? और ये टफ भी हो गए क्योंकि इनके ऊपर अब एक एडिशनल थिकनिंग है। तो ये यंग जो प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे कि यंग आपकी स्टेम है या फिर आपका लीफ का जो पेटियोल है, जो कि इस प्रकार से फड़फड़ाता रहता है, उनको ये एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्रेंथ के साथ, सिंस वो लिविंग सेल्स हैं, उनके अंदर अच्छे खासे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, तो वो फूड एसिमिलेशन भी कर सकते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके बीच में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की वहां पर कोटिंग आ चुकी है। जब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। पहला आपका फाइबर, फाइबर जो कि पतला है, लंबा है, टेपर्ड एंड्स हैं या फिर पॉइंटेड एंड्स हैं, और ये झुंड में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड्स जो कि सर्कुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, बीच में छोटा सा ल्यूमन है, चारों और न्यूमरस पिट्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं ल्यूमन्स के साथ। और ये आपका थिकनेस प्रोवाइड करती है काफी सारी अलग अलग चीजों को, या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जैसे गवावा पियर सपोटा, यानी जीपीएस के अंदर फ्रूट को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एज वेल एज आपके काफी सारे जो नट्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। टी की जो लीव्स है उनमें भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज आपके लेग्यूम के जो सीड कोट है उनको भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्क्लेरेनकाइमा थिकनिंग इनके ऊपर किस चीज की है? लिग्निन की है, जिस वजह से सेल्स डेड हो जाते हैं। तो फाइबर भी डेड है, स्क्लेरिड भी डेड है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है, तो लिविंग सेल्स के फीचर्स इनके अंदर नहीं देखने को मिलते यूजुअली। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, इन सब में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फूड से रिलेटेड कोई भी काम ये नहीं करेगा, क्योंकि इनके अंदर वो ओरिएंटेशन नहीं। राइट? ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में दो चीजें आती हैं सिर्फ, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की डिस्कशन अलोंग विद द डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, बिकॉज दीज आर रिलेटेड। क्योंकि मैं जब आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक्साच अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा, एंडाच अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा, प्रोटोजाइलम के बारे में बताऊंगा, मेटाजाइलम के बारे में बताऊंगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे आपको बतानी है, और उनका डायरेक्ट रेलेवेंस जो है आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंसेस के अंदर। तो अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। So ultimately in the next session we will be talking about the complex permanent tissues, and after that we will be talking about the main tissue system. Three kind of tissue systems are there: epidermal tissue system, your ground tissue system and vascular tissue system. और उसके बाद हम मोनोकॉट और डाइकॉट के कंपैरिजन तक पहुंच जाएंगे। राइट?
So thank you so much for watching this video up, and I'll surely catch you up in the next session in the next day. Thank you so much. Bye bye. Take care.